नमस्ते प्यारे बच्चों। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 12 था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैकेनिक्स। तो हमें जो है उसमें अब मोशन ऑफ ए लिफ्ट डिस्कस करना था। सो लेट्स डिस्कस ये जो लिफ्ट है वो किस तरह से मूव करती है, कितनी तरह की होती है, क्या कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती है लिफ्ट के मोशन से रिलेटेड, किस तरह के सवाल इस पर आते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर एनसीईआरटी की बात करें तो बच्चों आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप पेज नंबर 110 ओपन करते हैं तो पेज नंबर 110 पर लिफ्ट से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन देखेंगे। 5.13, ए मैन ऑफ मास 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving part A upward with a uniform speed, downward with uniform acceleration, upward with uniform acceleration। तो आपसे पूछा गया व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। वो वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन जो है वो क्या रीडिंग देगी। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो बच्चों ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट रिगार्डिंग लिफ्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सो let's understand the concept behind this। बाकी तो आप जानते फ्री बॉडी डायग्राम से हो जाएगा। बच्चों लिफ्ट जो हैं उसका काम होता है किसी को ऊपर ले जाना या नीचे लाना, सामान को या ह्यूमन बींग्स को। लिफ्ट दो तरह की होती हैं, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हैं, दूसरी वो जो एक्सेलरेशन से चलती हैं। अब कौन सी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, कौन सी एक्सेलरेशन से चलेगी। तो जनरली अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, बिल्डिंग बहुत ऊंची है और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाली लिफ्ट में आदमी बैठकर जा रहा है, वहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली लिफ्ट लगी हुई, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचते पहुंचते। सो क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वहां पर बच्चों एक्सेलरेशन से चलने वाली लिफ्ट ज़्यादा सूटेबल होती है। आप देखेंगे जैसे आज से करीब 20-25 साल पहले मैं गया था मुंबई, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाने का मुझे मौका मिला। ऐसे ही पास में था तो मैं देखने गया, क्योंकि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी, वहाँ से हार्बर नज़र आता था, बाहर दूर बंदरगाह, वहाँ शिप वगैरह खड़े हुए नज़र आते थे। तो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बच्चों उस समय पर 23 माले की थी, 23 स्टोरीज। तो एक माला यानी एक मंजिल लगभग 10 फीट अगर हम माने, जैसे कि हमारे घर में छत की ऊंचाई क्या होती है, 9 से 10 फीट, 11 फीट। ज़्यादा ऊंचा है, रोशनदान वगैरह अच्छे से बने हुए हैं तो 12 फीट एट द मोस्ट। 10 फीट अगर माने तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 230 फीट। फीट को ऐसे दिखाते हैं। और इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, ऐसा मानते हुए कि लगभग 3 फीट 1 मीटर है, तो ये बिल्डिंग कितने मीटर ऊंची हो गई। तो मैं 3 से इसको डिवाइड करूं, मैं इसको 240 मान लेता हूं, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, 80 मीटर। 80 मीटर अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट विल टेक टाइम। अब वो कांस्टेंट स्पीड भी कितनी होनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें। एक तो आप देखते हैं जो रॉकेट भेजे जाते हैं स्पेस में, और उसमें अगर वो आदमी को भी भेज रहे हैं रॉकेट में, ये पिक्चरों में आपने देखा हो, तो वो दिखाते हैं कि स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो गाल वाल हिलने लगते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये पीछे चले जाते हैं वगैरह वगैरह। अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो या तो रोज का इस्तेमाल है यहाँ पे, तो कंफर्टेबल सिचुएशन होनी चाहिए। तो स्पीड बहुत ज़्यादा रखकर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलाया जा सकता। हाँ, ग्रेजुअली अगर इंक्रीज किया जाता है स्पीड को तो उसका असर कम आता है। किसी भी ग्रेजुअल चेंज का असर हम पर कम आता है, और फास्ट चेंज का असर जो है हमारे ऊपर ज़्यादा आता है। सो व्हाट इज प्रेफरेबल, कि जहां पर 5 6 7, अप टू 7 भी ओके है,
5 6 7 माले की बिल्डिंग है, तो वहां पर तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली लिफ्ट काम करेगी, पर जहां 20 25 30 माले की बिल्डिंग है वहां पर एक्सेलरेशन वाली लिफ्ट हमको चाहिए होगी, जिससे कि टाइम कम लगे। अब जब हम इसमें लिफ्ट में बैठते हैं, अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली लिफ्ट में बैठे हैं और बैठे हैं मीन्स खड़े हैं, और खड़े हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रही है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है, अगर कोई व्यक्ति वेइंग मशीन पर है, वेइंग मशीन की रीडिंग उसे लगातार दिख रही है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, तो उसको अपना वेट कितना दिखाई देगा वेइंग मशीन में, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, ये सवाल पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करूं, तो इस पर्सन का वेट काम कर रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली लिफ्ट की, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड द नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और नेट फोर्स जो है वो जीरो है। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने आंसर दिखाया। हमें जो अपना वेट फील होता है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बराबर का वेट हमें फील होता है अपना। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाए तो आदमी हवा में आ जाएगा, वेट ज्यादा हो जाए तो धरती फाड़ कर, यानी बेस टूट जाएगा लिफ्ट का और आदमी नीचे धंस जाएगा। ये जो फ्लोर है वो यील्ड कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है, n इज इक्वल टू mg। n को मैं अपरेंट वेट भी कह सकता हूं, जो वेट हमें फील होगा, महसूस होगा, आभासी भार, w अपरेंट। सो w अपरेंट इज नथिंग बट एग्जैक्टली इक्वल टू mg, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, जीरो एक्सेलेरेशन से, चाहे लिफ्ट नीचे जाए, देयर इज नो चेंज। तो ऐसी लिफ्ट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। जब ये चल रही होगी और अगर हम बाहर नहीं देख पा रहे तो हमें पता भी नहीं चलने वाला है कि लिफ्ट चल रही है या बंद है। जस्ट जब स्टार्ट होगी एक झटका लगेगा, जस्ट जब रुकेगी फिर से एक झटका लगेगा, जिस दौरान लिफ्ट मूव कर रही है। while लिफ्ट इज मूविंग वी कांट फील इट बिकॉज वी आर अनेबल टू सी द सराउंडिंग्स इफ इट इज ए क्लोज कंटेनर। हाँ, अगर आप बाहर देख पा रहे हैं तो आप जज कर सकते हैं कि हाँ, आप जो है सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर ये लिफ्ट एक्सेलेरेशन से ऊपर जाए या एक्सेलेरेशन से नीचे आए, तो इसमें जो व्यक्ति है उसे अपना भार, वेट कितना महसूस होगा। तो उसके लिए हम मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगाते हैं, वही फ्री बॉडी डायग्राम। तो केस ए, इफ लिफ्ट मूव्स, मूविंग भी लिख सकते हैं, अपवर्ड ऊपर जा रही, विद एक्सेलरेशन ए, तो अपरेंट वेट कितना होगा ये हमें पता करना है। तो बच्चों, इसके लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस साइड चलते हैं बोर्ड में, मैंने इसके लिए बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। सो हाउ इट लुक लाइक, हियर इज द लिफ्ट। मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से भी दिखा सकता हूं इसको, जिसमें नीचे वेइंग मशीन फिट है। ये ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन ए से। जो व्यक्ति इसमें खड़ा है वेइंग मशीन पर, उस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, वेरियस फोर्सेस, इसका वेट काम कर रहा है बच्चों नीचे की तरफ mg। फ्लोर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में n। नेट फोर्स इस पे काम कर रहा है ऊपर की तरफ, लिफ्ट की टेंशन चाहे तो हम ये दिखाएं, और यही नेट फोर्स है बच्चों जो लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। लिफ्ट ऊपर एक स्ट्रिंग से, लोहे की रस्सी से बंधी रहती है, तो उसमें जो टेंशन होगी
वो मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि वो इतनी होगी। ओके, तो यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस करके हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा फोर्स कौन सा है? आपको देखना होता है विच वन इज ग्रेटर फोर्स, जो इसको मूव करवा रहा है। तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स बड़ा है, नीचे mg डेफिनेटली छोटा है, नहीं तो लिफ्ट नीचे की तरफ जाती। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स F हमें दिख रहा है वो है नेट फोर्स पर्सन पर n, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे। n बड़ा होगा तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो n में से अगर मैं mg को घटा दूं, यानी n माइनस एम जी, तो वो नेट फोर्स मुझे मिलेगा n माइनस एम जी इक्वल टू एफ नेट फोर्स। n को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपर एंड वेट, क्योंकि n के बराबर ही हमें अपना वेट फील होता है। जो हमें रिएक्शन मिलती है उससे हम वेट फील करते हैं, अगर रिएक्शन ना मिले तो वेट ही फील ना होगा। जब इंसान कूद जाता है, छलांग लगाता है ऊंचाई से, तो उस दौरान रिएक्शन देने के लिए उसके पैरों के नीचे कोई फ्लोर नहीं है, फर्श नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ही कांट फील हिज वेट। तो अपर एंड को मैं ए डबल पी डॉट से दिखा रहा हूँ, जो कि एन के इक्वलेंट है। रेफरेंस साइड में मैं लिख भी देता हूँ, एन इज नथिंग बट डब्ल्यू अपर एंड। तो ये जो एम जी है दूसरी साइड चले जाएगा, एफ जो है वो एम ए के बराबर है, और ये जो एम जी है ये उसका एक्चुअल वेट है। जब लिफ्ट रुकी हुई है, वो फर्श पर पड़ी मशीन पर अगर अपना वेट करता है, मास है एम, वेट है एम जी, तो ये एक्चुअल वेट है, ए सी टी यू ए एल, एक्चुअल। तो मैं एम ए में ये जो एम जी ऐड करूंगा, और यहां से हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर इज एम, रिमेनिंग इज ए प्लस जी। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है न्यूमेरिकल में, जैसे डिमांड होती है हम उसी फॉर्मेट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों। आभासी भार जो होगा उसका अपर एंड वेट उस व्यक्ति का, एक्चुअल वेट अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं एम जी, तो मेरे पास बचता है जी में, पहले मैंने जी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिखा, वन प्लस ए बाय जी। सो एम जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू एक्चुअल टाइम्स वन प्लस ए बाय जी। So this is the appropriate formula relating apparent weight with actual weight. तो ये फॉर्मूला लिंक कर रहा है अपरेंट वेट को एक्चुअल वेट के साथ। इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, तो हमें अपना वेट ए बाई जी टाइम्स ए बाई जी के फैक्टर से बढ़ा हुआ महसूस होता है। डब्ल्यू एक्चुअल तो रहेगा ही रहेगा, डब्ल्यू एक्चुअल टाइम्स ए बाई जी ज्यादा हो जाएगा। यही लिफ्ट अगर नीचे आ रही है, मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन ए, केस बी, मूविंग डाउनवर्ड विद, बच्चों ये विद का शॉर्ट फॉर्म है सी बार, जिसमें सी नहीं आता, डब्ल्यू एच आई सी एच विच में सी आता है, सी अंडरलाइन विद सी बार, मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अभी क्या सिचुएशन होगी, तो अगर मैं फिर से डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, ये लिफ्ट है, ये प्लेटफॉर्म है, एंड हियर इज द पर्सन standing on weighing machine. Lift is moving downward with acceleration A. Definitely net force on lift is in downward direction. That's why it is moving downward. So the various forces acting on the person in free body diagram we can show its weight mg downward and the normal reaction n upward. We can easily predict here mg must be greater. That's why
lift is moving downward. So we deduct or subtract the smaller force, that is normal reaction N, from mg greater force, and this must be equal to the net force F equal to ma. Net force is ma. So what we get? N is actually apparent weight, mg is actual weight. If I move N towards right hand side and then change the sides and write here N, we get mg minus ma. We can also write N as apparent weight. So W apparent equal to mg is common. G minus a भी लिख सकते हैं बच्चों, m कॉमन लेकर. Otherwise we can write like this: mg actual weight 1 minus a by g. So clearly the relation between apparent and actual weight becomes W apparent equal to W actual times 1 minus a by g. So weight get reduced by the factor a by g. a by g टाइम्स कम हो जाएगा एक्चुअल वेट का अगर एक्सेलेरेशन a से जा रही है. तो सोच के देखिए, इन केस g एक्सेलेरेशन से जाए, ऐसा कब होता है बच्चों? जब लिफ्ट की रस्सी को काट दिया गया, किसी ने डोरी काट दी लिफ्ट की, तो क्या होगा? g एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगी. तो अगर a g के बराबर हो गया तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया. देन ये स्पेशल केस हुआ कि अगर फ्री फॉल हो रहा है लिफ्ट का, देन W apparent becomes 0. हम भारहीन महसूस करते हैं. वी फील वेटलेसनेस जस्ट लाइक एज वी फील इन ए सैटेलाइट. सैटेलाइट में क्या होती है बच्चों? भारहीनता की स्थिति यानी वेटलेसनेस. तो मैं समझता हूं अब आप लिफ्ट के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं. हाँ, इसमें और एडवांस स्टेज पे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन और एसोसिएट हो जाएंगे कि लिफ्ट का एक बोल्ट जो है वो नीचे से खुल गया या ऊपर से छत पे से खुलकर गिर रहा है. आपके हाथ में एक एप्पल थी, वो आपने एप्पल को छोड़ा है और एप्पल गिरती है नीचे की तरफ वगैरह वगैरह. तो उसके बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि फ्री फॉल हो गया है, उसका लिफ्ट से डिटैच हो गया है, तो वो जी एक्सेलेरेशन से जाएगा, और जो लिफ्ट के साथ अटैच्ड है वो डिफरेंट एक्सेलेरेशन से जाएंगे. तो उसके बेसिस पर उन सवालों के जवाब हम दे सकते हैं. तो देखते हैं ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा. सो वी कैन सॉल्व इट. हियर इज द क्वेश्चन. मैन ऑफ मास 70 kg. तो एम हमारे पास है, जी हम जानते हैं. लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसका जवाब हम पहले से जानते हैं. स्पीड डजेंट मैटर. तो इसका वेट कितना रहेगा? 700 न्यूटन. 70 इंटू जी को मैं 9.8 की बजाय 10 मीटर पर सेकंड ले लूं, तो रीडिंग जो होगी वो होगी 700 न्यूटन या 70 केजी वेट उसको हम कह सकते हैं. डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन से. जब एक्सेलेरेशन से लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हम हल्का महसूस करते हैं, ऐसा लगता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है. वी फील लाइटर. तो वेट कम हो जाएगा. कितना कम हो जाएगा? जो फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा उसके बेसिस पर, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा W अपरेंट इक्वल टू W एक्चुअल. ये था 700 न्यूटन. 1 माइनस A 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रही है, एंड G इज 10. सो व्हाट वी गेट? 700 इंटू 1 minus half is half. So he will feel his weight 350 Newton और 35 kg weight. और अगर G को 9.8 लिखकर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा इससे. तो उसको अपना वजन, अपना भार आधा महसूस होगा. पार्ट सी, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें भारी महसूस होता है. तो ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जगह जाएगी अगर लिफ्ट, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मूविंग अपवर्ड वाला. ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में
W अपरेंट यानी रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन हो जाएगा 700 न्यूटन एक्चुअल, 1 प्लस 5/10, 1 प्लस हाफ 3/2, 1.5 गुना हो जाएगा वजन, यानी 700 में आप 350 और जोड़ लीजिए, देन इट बिकम 1050 न्यूटन। तो मैं समझता हूँ बच्चों लिफ्ट का मोशन अब आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं बाकी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो कि इस चैप्टर के हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बनते हैं। हैप्पी लर्निंग।